हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है अजीत कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको संयोजी ऊतक बताने वाले हैं। यदि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में। देखिए, मैं बीएससी कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन में हूँ और मैं साथ ही साथ नीट की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इसी के हिसाब से मैंने सोचा क्यों ना कि यहाँ आपका जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो कंप्लीट किया जाए यहाँ इस चैनल पर, बिल्कुल हिंदी मीडियम में। और जो टॉपिक लिया गया है संयोजी ऊतक, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ये क्लास 11th वाली जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उसमें ये दिया गया है। प्राणियों में संरचना संगठन जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 7 है। यदि आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें ये संयोजी ऊतक दिया गया है। तो काफ़ी डिटेल से दिया गया है वहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम काफ़ी डिटेल से आपको बताएंगे। तो संयोजी ऊतक क्या होता है, इसे हम कनेक्टिव टिश्यू इंग्लिश में बोलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो मतलब है, यानी कि ये एक अंग को दूसरे अंग से कनेक्ट करने का कार्य करता है। संयोजी ऊतक जो होता है ये एक अंग को और दूसरे अंग को कनेक्ट करने का कार्य करता है। तो इसीलिए हम इसे कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। और ये हमारे शरीर में पूरी तरह से बहुतायत यानी बहुत मात्रा में और विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है। पूरे शरीर में फैला हुआ ऊतक होता है संयोजी ऊतक, ताकि जो भी सूचना है वो एक अंग से दूसरे अंग तक अच्छी तरह से पहुंचा सके। इसीलिए ये हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ होता है और एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है, यानी आलंबन का कार्य करता है। एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है, सूचनाएं पहुंचाता है। तो इसीलिए इसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हार्टविंग। हार्टविंग एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने संयोजी ऊतक को मीजन कायम कह दिया। क्या कह दिया? मीजन कायम कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि जो संयोजी ऊतक होता है इसकी उत्पत्ति जो होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय परिवर्तन के समय मीजोडर्म लेयर से होती है। तो इसीलिए क्या होता है, इस हार्ट बिंग वैज्ञानिक ने इसे मीजन कायम कह दिया, क्योंकि संयोजी ऊतक की जो उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म लेयर से होती है। और जो संयोजी ऊतक होता है वो हमारे शरीर के अंगों को जोड़ कर रखता है, एक अंग को दूसरे अंग से कनेक्ट करके रखता है बिना स्थान परिवर्तन के, यानी ये स्थान को परिवर्तित नहीं करता है, एक अंग को दूसरे अंग से कनेक्ट करने का कार्य करता है। जैसे हार्ट हो गया और किडनी हो गया, इन दोनों को कनेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है। इसके क्या होता है कि जो हार्ट होता है और जो किडनी होता है इन दोनों को कनेक्ट करने का कार्य करता है बिना स्थान परिवर्तन किए। जो हार्ट होता है वो किडनी के पास नहीं जाता है, ना ही किडनी हार्ट के पास आती है। क्या होता है कि यहाँ पर संयोजी ऊतक पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हार्ट होता है वो संयोजी ऊतक के माध्यम से अपनी सूचना किडनी तक लेकर जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सारे के सारे जो अंग होते हैं हमारे शरीर में वो संयोजी ऊतक से क्या होते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। ओके। तो इस तरह से आप बात को समझ जाएंगे। अब यहाँ पर जो संयोजी ऊतक होता है वो 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कोशिका हो गया, मैट्रिक्स हो गया जिसे हम अधात्री इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, और कुछ प्रोटीन फाइबर हो गए। तो संयोजी जो ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसको यहाँ पर इस तरह से 3 भागों में बांटा जाता है। संयोजी ऊतक कोशिका में बटा हुआ होता है, अधात्री यानी मैट्रिक्स में बटा हुआ होता है, प्रोटीन फाइबर में बटा हुआ होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, जो मैट्रिक्स होता है यानी जो अधात्री होता है, जो मैट्रिक्स होता है उसके आधार पर संयोजी ऊतक 3 प्रकार का होता है। यानी कि मैट्रिक्स यानी कि जो अधात्री है उसके हिसाब से देखें तो संयोजी ऊतक 3 प्रकार से बांटा गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रकार से बांटा गया है। अब देखिए, जो संयोजी ऊतक होता है इसे मैट्रिक्स के आधार पर बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकालीय संयोजी ऊतक, संवहनीय संयोजी ऊतक। यानी कि वास्तविक संयोजी ऊतक को हम क्या बोल देते हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, या हमने यहाँ पर लिख दिया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। और यहाँ पर कंकालीय संयोजी ऊतक को इंग्लिश में स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू,
शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पर संवहनीय संयोजी ऊतक वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो मैट्रिक्स के आधार पर यहाँ पर संयोजी ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि वास्तविक संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स जो होगा वो अलग होगा, कंकालीय संयोजी ऊतक में जो मैट्रिक्स पाया जाएगा वो भी अलग होगा, और संवहनीय संयोजी ऊतक में जो मैट्रिक्स पाया जाएगा वो अलग होगा। तो मैट्रिक्स के आधार पर यहाँ पर संयोजी ऊतक को 3 अलग अलग संयोजी ऊतक में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम पहले क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है यानी कि वास्तविक संयोजी ऊतक है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहले देखते हैं अंतराली संयोजी ऊतक जिसे हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, बसीय संयोजी ऊतक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को 2 भागों में बांटा जाता है, अंतराली संयोजी ऊतक और बसीय संयोजी ऊतक। तो सबसे इनको देखने से पहले मैं यहाँ पर पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो वास्तविक संयोजी ऊतक होता है इसको 3 भागों में बांटा जाता है, यानी कि वास्तविक संयोजी जो ऊतक होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, वास्तविक संयोजी ऊतक जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे सेल हो गई, मैट्रिक्स हो गया और फाइबर हो गया। ठीक है, फिर बाद में हम अंतराली संयोजी ऊतक को देखेंगे, फिर हम बसीय संयोजी ऊतक को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिससे मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं जो सेल होती है, यानी कि सेल से भी मिलकर बना होता है, मैट्रिक्स से भी मिलकर बना होता है, और कुछ फाइबर होते हैं, कुछ ऐसे तंतु होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो सेल्स जो होती हैं वो कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं वास्तविक संयोजी ऊतक के अंदर, वो हम देखते हैं। देखिए वास्तविक संयोजी ऊतक के अंदर सबसे पहली सेल्स को हम देखते हैं, देखिए फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, जिसे हम तंतु कोरक कोशिकाएँ बोलते हैं हिंदी में, और इसे इंग्लिश में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में वास्तविक संयोजी ऊतक में कौन सी सेल्स पाई जाती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। क्योंकि जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा फाइबर होते हैं। इस प्रकार के क्या होते हैं, फाइबर होते हैं, जिसे हम प्रवर्ध भी बोल देते हैं। ये एक सेल हमने बना दी, यानी कि कोशिका बना दी। कौन सी कोशिका, फाइब्रोब्लास्ट सेल बना दी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फाइबर है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में वास्तविक संयोजी ऊतक में कौन सी सेल प्रेजेंट होगी, फाइब्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होगी सबसे ज़्यादा मात्रा में। और फिर बाद में अब हम देखते हैं मैक्रोफेज सेल्स, जिसे हम क्या बोल देते हैं, हिस्टोसाइट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज सेल्स बोल लीजिए या हिस्टोसाइट सेल्स बोल लीजिए। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें मैक्रोफेज सेल का, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। इसमें यदि आप न्यूक्लियस को देखेंगे तो न्यूक्लियस जो होता है किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, यानी किडनी के आकार का यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। कौन सी कोशिका के अंदर, मैक्रोफेज कोशिका के अंदर। इसके अंदर देखेंगे तो कुछ यहाँ पर लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोल देते हैं। किसको, लाइसोसोम को। ठीक है, क्योंकि ये लाइसोसोम जो होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम बाहर निकालता है, सिक्रीट करता है। और लाइसोसोम को एक और नाम से जानते हैं, आत्महत्या की थैली। ठीक है, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। जब तक आपको मैक्रोफेज सेल्स या हिस्टोसाइट सेल्स के बारे में ये पता होना चाहिए कि इसकी यदि हम इसके सेल का न्यूक्लियस देखें वो किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, जिनको एक और नाम से जानते हैं, आत्महत्या की थैली। ठीक है, और मैक्रोफेज जो सेल्स होती है इसका क्या कार्य होता है, ये भक्षकाणु की तरह कार्य करती है, यानी फेगोसाइट सेल्स की तरह कार्य करती है। फेगोसाइट सेल्स ऐसी सेल्स होती है, यदि हमारे शरीर के अंदर जो भी हानिकारक मटेरियल पहुंच जाता है तो ये फेगोसाइट सेल्स यानी जो मैक्रोफेज सेल्स होती है क्या करती है, उस हानिकारक पदार्थ को खा जाती है, नष्ट कर देती है। इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, भक्षकाणु बोल देते हैं, यानी कि फेगोसाइट सेल्स बोल देते हैं। तो एक हमने और सेल्स के बारे में जान लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मास्ट सेल, जिसे हम क्या बोल देते हैं, मेस्टोसाइट सेल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेस्टोसाइट सेल्स बोल देते हैं।
देखिए जो मेस्टोसाइट सेल्स होती है या जो मास्ट सेल्स होती है, उसका जब हम इस सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इस प्रकार का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये शेप न्यूक्लियस होता है इस प्रकार का। ये शेप का न्यूक्लियस परीक्षा में पूछा जाता है कि MCQ बेस्ड यदि प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में तो पूछा जाता है कि यह शेप जो न्यूक्लियस होता है वो कौन सी कोशिका में पाया जाता है, मास्ट सेल्स में पाया जाता है या मास्टोसाइट सेल्स में पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, बेसोफिल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, बेसोफिल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। और जो मास्ट सेल्स होती है इसका क्या फंक्शन होता है, ये हिपेरिन को सिक्रीट करती है। हिपेरिन जो होता है वो एंटीकोगुलेंट होता है। जो हिपेरिन होता है एंटीकोगुलेंट होता है, यानी एंटीकोगुलेंट का क्या मतलब होता है, ये रक्त को धक्का बनने से रोकता है। और ये किससे सिक्रीट होता है, मास्ट सेल से सिक्रीट होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और जो मास्ट सेल्स होती है इसका न्यूक्लियस ये शेप का होता है। मास्ट सेल और क्या सिक्रीट करती है, और हिस्टामिन सिक्रीट करती है। हिस्टामिन जो होता है वो एलर्जिक कंडीशन में रिलीज किया जाता है। जब हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाती है तब हिस्टामिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज किया जाता है। ठीक है, और क्या रिलीज होता है इस मास्ट सेल से, सेरोटोनिन नामक हार्मोन जो होता है वो इसी से ही रिलीज किया जाता है, मास्ट सेल से। आगे जब आप पढ़ेंगे, आगे चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको ये सारे जो हार्मोन हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको पहले से ही पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। और जो मास्ट सेल्स होती है बेसोडाइलेटर की तरह कार्य करती है। बेसोडाइलेटर के का मतलब होता है ये यदि हमारी नसों में खून जो होता है उसका फ्लो जो बहाव है वो धीमा पड़ जाता है तब क्या होता है, ये जो नली होती है, जो आर्टरी होती है, जो रक्त वाहिनी होती है उसको बड़ा कर देती है ताकि जो ब्लड है वो अच्छी तरह से फ्लो हो सके, बहाव उसका हो सके। तो इस प्रकार से बेसोडाइलेटर की तरह कार्य करती है। ये बात आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक और सेल्स होती है जिसका नाम होता है वसा कोशिका। वसा कोशिका कैसी वसा कोशिका होती है, जिसे हम एडिपोज सेल्स बोल देते हैं। क्या इंग्लिश में बोलते हैं, एडिपोज सेल्स बोलते हैं। एडिपोज जो सेल्स होती है, वसा जो कोशिका होती है, ये क्या करती है, वसा का संग्रहण करती है। यानी लिपिड जो होता है, लिपिड जो होता है, और हम हिंदी में कहें जो फैट होता है, जो तली हुई चीज़ें होती हैं, जैसे पापड़ हो गया वो तली हुई चीज़ें हैं। और जो पूड़ी कचौड़ी जो होती है वो क्या होती है, तली हुई चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं, तली हुई चीज़ें होती हैं। तो उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है। तो उस वसा का संग्रहण जो होता है, यानी कि वो कहाँ पर इकट्ठा होता है, वो कहाँ पर इकट्ठा होता है, वसा कोशिका के अंदर इकट्ठा होता है, यानी एडिपोज सेल्स के अंदर उपस्थित होता है, संग्रहण होता है, इकट्ठा होता है। तो एक तो होता है वाइट फैट, एक तो वाइट फैट होता है, फैट को हम लिपिड भी बोल सकते हैं, और एक होता है येलो फैट। तो वाइट जो फैट होता है ये कैसा फैट होता है, ये इस प्रकार की एडिपोज सेल्स हो गई, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया। तो उसके अंदर वसा किस प्रकार से इकट्ठा होता है एडिपोज सेल्स के अंदर, तो जो वाइट वाला जो वसा होता है, वाइट फैट जो होता है वो एक पुट्टिका के अंदर इकट्ठा रहता है। ये वाली एक सेल है जो कि कैसी सेल है, एडिपोज सेल्स है। और इसके अंदर जब वाइट फैट आता है, वाइट फैट किस प्रकार से इस सेल के अंदर इकट्ठा होता है, एक पुट्टिका बन जाती है, उसके अंदर वसा यानी कि वाइट फैट जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है। यदि येलो फैट जो होता है, यदि येलो फैट जब इकट्ठा होता है इस एडिपोज सेल के अंदर तो किस प्रकार से इकट्ठा होता है, तब यहाँ पर ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर कई सारी पुट्टिकाएँ होती हैं, वो इस वसा को इकट्ठा कर लेती हैं। कौन से वाले वसा को, येलो फैट, यानी जो पीला वसा होता है, पीत वसा जिसे हम बोल देते हैं, वो यहाँ पर इस प्रकार से इकट्ठा होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारी पुट्टिकाएँ जो होती हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लिम्फोसाइट सेल्स के बारे में। देखिए जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि जो वास्तविक संयोजी ऊतक होता है उसमें लिम्फोसाइट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं।
लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं वो प्रतिरक्षी प्रणाली में हेल्प करती हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली वो होता है हमारे शरीर में, यदि प्रतिरक्षा जो होगी वो मजबूत होगी तब हमें छोटे मोटे जो वायरस होते हैं, जो खांसी जुकाम होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनसे हमें रक्षा प्रदान होती है। जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र काफ़ी मजबूत होगा, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होगी वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी, तब हमें छोटे मोटे जो वायरस होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले जुकाम, खांसी, इस तरह से छोटे मोटे जो लक्षण होते हैं जो कि वायरस से हो जाते हैं, बैक्टीरिया से हो जाते हैं, हाथ नहीं धोते हैं तब हो जाते हैं, तो ये छोटे मोटे वायरस जो होते हैं वो हमारे शरीर को इफ़ेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जब हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक मजबूत होगा, अधिक अच्छा होगा, हमारी लिम्फोसाइट सेल्स जो होंगी वो अधिक अच्छी होंगी, तब हमें छोटे मोटे जो वायरस होते हैं उनसे हमें रक्षा प्रदान होती है। लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं प्रतिरक्षा प्रणाली में हेल्प करती हैं। यदि हम लिम्फोसाइट सेल्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये लिम्फोसाइट सेल्स का पूरा स्ट्रक्चर है, और इसका ये बीच में जो आप देख पा रहे होंगे ये क्या है? अंडे जैसा ये न्यूक्लियस है, यानी कि इसका केंद्रक है। तो ये जो सेल्स है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इस मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? लिम्फोसाइट सेल्स बोल देते हैं। यदि सबसे बड़ा न्यूक्लियस पूछा जाए, यदि ये पूछा जाए कि जो मेम्ब्रेन होती है उसके बिल्कुल पास में न्यूक्लियस होता है, तब हम उसे क्या बोल देते हैं? ये लिम्फोसाइट सेल्स का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और काफ़ी बड़ा न्यूक्लियस लिम्फोसाइट सेल्स का ही होता है, ये बात आप जान लीजिए। और लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं प्रतिरक्षा प्रणाली में हेल्प करती हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा जो कोशिका होती हैं, जिसे हम प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं। तो प्लाज्मा सेल्स भी किसके अंदर होती हैं? वास्तविक संयोजी ऊतक के अंदर होती हैं। इनके बारे में क्या होता है? प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं वो एंटीबॉडी बनाती हैं, ये भी एंटीबॉडी जो होती हैं वो प्रतिरक्षा प्रणाली में हेल्प करती हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती हैं, ठीक है। एंटीबॉडी जो होते हैं प्रतिरक्षी तत्व होते हैं जो कि हमें प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यदि हम इसका डायग्राम देखें, इस सेल का डायग्राम इस प्रकार का होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो साइकिल के पहिए जैसा होता है, किसके अंदर? प्लाज्मा सेल्स के अंदर, ठीक है। कार्ट व्हील लाइक न्यूक्लियस, यानी कि एक पहिए जैसा हमें यहाँ पर न्यूक्लियस कहाँ पर दिखता है? प्लाज्मा सेल्स के अंदर दिखता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो पहिए जैसा न्यूक्लियस होता है वो कौन सी सेल में दिखता है? प्लाज्मा सेल्स में दिखता है, जो कि एंटीबॉडी को बनाती हैं। अब यहाँ पर देखने वाले हैं जो वास्तविक संयोजी ऊतक होता है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके अंदर हमने सेल्स के बारे में देख लिया है। अब हम यहाँ पर कुछ फाइबर देखने वाले हैं, फिर बाद में हम आपको मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। तो फाइबर देखते हैं कौन कौन से ऐसे फाइबर होते हैं जो पाए जाते हैं वास्तविक संयोजी ऊतक के अंदर। तो सबसे पहला यहाँ पर फाइबर है श्वेत तंतु, जिसे हम कोलेजन फाइबर बोलते हैं, ठीक है। श्वेत तंतु जिसे हम कोलेजन फाइबर बोलते हैं। कोलेजन फाइबर जो होता है मेड बाय कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन फाइबर कोलेजन प्रोटीन से बना होता है और शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी कि कोलेजन जो प्रोटीन होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंदर होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा प्रोटीन होता है? कोलेजन प्रोटीन होता है। और कोलेजन प्रोटीन जो होता है कोलेजन फाइबर को बनाता है, ये बात आप जान चुके हैं। और जो पीत तंतु होता है जिसे हम इलास्टिक फाइबर बोलते हैं, जिसे हम एक और दूसरे नाम से जानते हैं येलो फाइबर। तो जो पीत फाइबर, इलास्टिक फाइबर या येलो फाइबर जो होता है ये प्रत्यास्थता सबसे अधिक इसकी होती है, यानी कि जो पीत तंतु होते हैं, इलास्टिक फाइबर होते हैं, इसकी जो प्रत्यास्थता होती है वो सबसे अधिक होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लचीले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लचीले। यानी कि जैसे आपने रबड़ देखी होगी, रबड़ को जब हम खींचते हैं तो वो खिंच जाती है, यानी कि उसमें प्रत्यास्थता अधिक होती है। तो इसी प्रकार से जो इलास्टिक फाइबर होता है, यानी कि येलो फाइबर जो होता है, उसमें प्रत्यास्थता जो होती है वो सबसे ज़्यादा अधिक होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लचीलापन इसमें होता है। और कुछ ऐसे तंतु होते हैं जालिका तंतु, जिसे हम क्या बोल देते हैं? रेटिकुलर फाइबर बोल देते हैं।
देखिए जो रेटिकुलर फाइबर होते हैं ये कैसे फाइबर होते हैं, ये लसिका अंग में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका जो अंग होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा तंतु होता है, रेटिकुलर फाइबर जेलिका तंतु होता है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इतना आपको याद हो जाना चाहिए क्या होता है किस तरह से। अब यहाँ पर मैट्रिक्स देखने वाले हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को हम अधात्री बोलते हैं हिंदी में। इसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। क्या किसके नाम से जानते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। और जो मैट्रिक्स होता है अधात्री जिसे हम बोलते हैं, ये किससे बना होता है, जो पॉलीसेकेराइड होता है। पहले पॉलीसेकेराइड होता है, जब आप कार्बोहाइड्रेट को आगे पढ़ेंगे तब हम आपको आगे बताएंगे। जो पॉलीसेकेराइड होता है उसका रूपांतरण होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का जो रूपांतरण होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, तो जो मैट्रिक्स होता है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। ठीक है, यदि परीक्षा में पूछा जाए कि मैट्रिक्स किससे बना होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, जो कि पॉलीसेकेराइड का रूपांतरण होता है। ओके, और जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है जो हाइलुरोनिक एसिड के रूप में पाई जाती है। जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है ये हाइलुरोनिक एसिड के रूप में पाया जाता है इसके अंदर, वास्तविक संयोजी ऊतक के अंदर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं वास्तविक संयोजी ऊतक का एक टाइप है जिसका नाम है अंतराली संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक का एक टाइप है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो वास्तविक संयोजी ऊतक होता है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इसका एक टाइप है अंतराली संयोजी ऊतक। उसको हम देखने वाले हैं जिसे हम एरियोरल कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। एक दूसरा टाइप है बसीय संयोजी ऊतक जिसे हम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। हमने अभी क्या देख लिया, वास्तविक संयोजी ऊतक में सेल्स को देख लिया, यानी कौन कौन सी सेल्स जो होती हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। मैट्रिक्स के बारे में देख लिया और फाइबर के बारे में देख लिया। अब यहाँ पर हम वास्तविक संयोजी ऊतक का एक टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अंतराली संयोजी ऊतक। देखिए जो अंतराली संयोजी ऊतक होता है इसमें अंतराली जो क्षेत्र होता है वो अधिक पाया जाता है। अंतराली संयोजी ऊतक है तो इसमें अंतराली क्षेत्र जो होता है वो अधिक पाया जाता है, यानी जगह इसमें अधिक पाई जाती है और ये त्वचा के नीचे उपस्थित होता है। अंतराली संयोजी ऊतक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है, त्वचा के नीचे प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारी जो स्किन होती है उसके बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। और जो त्वचा होती है वो लचीलेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि जो अंतराली संयोजी ऊतक होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो त्वचा के अंदर पाया जाता है, त्वचा के नीचे पाया जाता है। और अंतराली संयोजी जो ऊतक होता है वो त्वचा को लचीलेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल करवाता है, यानी कि त्वचा जो होती है वो इसके कारण ही लचीली होती है। किसके कारण, अंतराली संयोजी ऊतक के कारण लचीली होती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू यानी बसीय संयोजी ऊतक जो कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, ये बसा को क्या करती है, संग्रहण करने का कार्य करती है। जो बसीय संयोजी ऊतक होता है इसका क्या कार्य होता है, इसका ये कार्य होता है कि ये बसा को संग्रहण करे, यानी लिपिड को इकट्ठा करके रखें। इस प्रकार का इसका डायग्राम होता है। ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये केंद्रक होता है और बसा का संग्रहण क्षेत्र यानी बसा यहाँ पर इकट्ठी होती है। ये क्या होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है, बसा को इकट्ठा रखता है। और जो बसा होती है वो कहाँ पर इकट्ठी होती है, जो हमारी स्किन होती है, स्किन के नीचे उपस्थित होती है। जो भी बसा होती है वो स्किन के बिल्कुल नीचे उपस्थित होती है। और ये बसा क्या करती है, ये बसा जो होती है वो इंसुलेटर की तरह कार्य करती है। क्या करती है, इंसुलेटर की तरह कार्य करती है। जैसे ही सूर्य की किरणें हमारी त्वचा के ऊपर पड़ती हैं तो क्या होता है, जो हमारे अंदर त्वचा के अंदर जो उपस्थित बसा होती है वो इस सूर्य की किरणें को क्या करती है, रोक कर रख देती है, यानी रोक लेती है। और फिर बाद में क्या होता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल ही रहता है।
ओके। यदि वो सारी किरणें यदि हमारे शरीर के अंदर चली जाएंगी तो हमारा शरीर का तापमान जो होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाएगा। तो हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा हानि हो जाएगी, जिसके कारण क्या होता है, हमारे त्वचा के ऊपर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जो कि वसा को इकट्ठा करके रखता है। और जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वसा का जो संग्रहण क्षेत्र होता है, यानी कि एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो उसे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है और शरीर के अंदर किरणों को जाने से रोकता है। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वसा को इकट्ठा करता है और क्या करता है, जब सूर्य की किरणें हमारी त्वचा के ऊपर पड़ती हैं तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जहाँ पर वसा उपस्थित है, वसा जो होती है वो सूर्य की किरणों को रोक लेती है। ठीक है, ताकि हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहे, बराबर रहे, 37 डिग्री सेल्सियस ही रहे, उससे ज़्यादा ना हो पाए। तो इस प्रकार से ये इंसुलेटर की तरह कार्य करती है, शरीर के अंदर के तापमान को समान बनाए रखने के लिए मदद करती है, समान रखती है, 37 डिग्री सेल्सियस ही रखती है। तो इस प्रकार से जो होती है वसा हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं सघन संयोजी ऊतक, जिसे हम क्या बोल देते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, यानी कि सघन संयोजी ऊतक में क्या होता है, इसमें तंतु यानी कि फाइबर और तंतु कोशिकाएं यानी कि फाइबर सेल्स दृढ़ता से व्यवस्थित रहती हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्टली, काफ़ी ज़्यादा टाइटली यहाँ पर जो तंतु होते हैं, कुछ फाइबर होते हैं और कुछ फाइबर कोशिकाएं होती हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं। किसके अंदर, सघन संयोजी ऊतक के अंदर। सघन संयोजी ऊतक जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है दो जगह। एक तो होता है लिगामेंट, एक तो होता है कंट्रा, यानी जिसे हम टेंडन बोलते हैं। तो सघन संयोजी ऊतक जब लिगामेंट में पाया जाता है तो क्या होता है, जो लिगामेंट होता है ये अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि बोन को बोन से जोड़ने का कार्य कौन करता है, लिगामेंट करता है। और जो लिगामेंट होता है वो किससे बना होता है, कुछ फाइबर यानी कुछ तंतु होते हैं और कुछ तंतु कोशिकाएं यानी कि फाइबर सेल्स होती हैं, उनसे क्या होता है, जो अस्थि और अस्थि जो होता है वो जुड़ता है, किसके द्वारा, लिगामेंट से। और लिगामेंट इससे बना हुआ होता है। और यहाँ पर जो पेशी होती है यानी कि कुछ मसल्स होती हैं, वो किससे जुड़ी होती हैं, वो अस्थि से जुड़ी होती हैं। किसकी मदद से, टेंडन की मदद से, यानी कि कंडरा की मदद से। और जो कंडरा होता है जिसे हम टेंडन बोलते हैं, ये किससे बना होता है, तंतु से बना होता है। कुछ तंतु कोशिकाएं होती है उससे मिलकर बना होता है। और जो टेंडन होता है ये पेशी और अस्थि को जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि मसल से बोन को जोड़ने का कार्य कौन करता है, टेंडन करता है। एमबी टेंडन आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। एमबी टेंडन जो होता है इसका क्या कार्य होता है, मसल को बोन से जोड़ने का कार्य किसका होता है, टेंडन का होता है। और यहाँ पर हमने एक ट्रिक बना दी है बबली, जिसे हम क्या बोल देते हैं, बी से बोन हो गया और इससे बोन हो गया बी से, और ये लाई से क्या हो गया, लिगामेंट, यानी कि बोन से बोन को जोड़ने का कार्य कौन करता है, लिगामेंट करता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा में पूछा जाता है कि लिगामेंट जो होता है इसका क्या कार्य होता है, ये अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। और परीक्षा में पूछा जाता है कि टेंडन जो होता है वो क्या कार्य करता है, वो पेशी को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि मसल को बोन से जोड़ने का कार्य कौन करता है, टेंडन करता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बता दिया है वास्तविक संयोजी ऊतक के बारे में। वास्तविक संयोजी ऊतक क्या होता है पूरी जानकारी दे दी है हमने आपको। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने आपको दोनों टाइप बता दिए, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है वो भी मैंने आपको बताया। और कल की वीडियो में हम आपको कंकालीय संयोजी ऊतक, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बताएंगे और संवहनीय संयोजी ऊतक, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू बताएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन सारी वीडियोज़ को अपलोड किया हुआ है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपका कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर आपको ज़रूर दे दिया जाएगा। तो चलिए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।